मुझे लग रहा संगम काल भी हो गया है, संगम काल तक हो गया है। इसके बाद लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास ही उसके अगले क्लास नहीं हुई है। यानी बात सही है गुप्त काल, और गुप्त काल में हम लोगों ने सारे शासक पढ़ लिए थे, ठीक। उसके बाद में उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को दिखाया गया, राइट। फिर उसके बाद में उसमें आ जाओ, फिर उनकी न्यायिक व्यवस्था भी दिखा दी गई इसमें, राइट। न्यायिक व्यवस्था का मतलब हो गया कि न्यायालय, पूर्व श्रेणी, कुल, ये क्या है, ये सभी यहाँ के न्यायालय हैं। उसके बाद में आर्थिक जीवन हो गया, इसका मतलब है कि आपका गुप्त काल फाइनल हो गया। इतने लंबे समय बाद पास लगी, ध्यान भी नहीं हुआ है, कम से कम 2 महीने हो गए, शायद 2 महीने हो गए, 1 महीना तो पूरा गैप हो गया। और फिर उसके बाद में 5वीं क्लास में उसने 1 महीना 15 दिन में, तो 1.5 महीना बना, यानी आपका गुप्त काल हो गया। आज शुरू होने वाला गुप्तोत्तर काल। मुझे लगा कि आपका गुप्तोत्तर भी हो गया है, क्योंकि कहीं लिखा हुआ था नहीं मेरी डायरी में, तो मुझे ध्यान नहीं कि आज आपको कहना क्या है, तो क्या पढ़ेंगे नया टॉपिक। देखो नया टॉपिक की बात ऐसी है कि हमारे पास हमको जो सिलेबस दिया गया वो है हिस्ट्री का, है ना। हिस्ट्री के सिलेबस में केवल हिस्ट्री चल रही है, और रही बात नए टॉपिक की, तो आज नया टॉपिक ही होगा। क्यों? क्योंकि गुप्त काल आपका खत्म हो गया, तो गुप्तोत्तर शुरू करते हैं। मुझे लगा संगम काल भी हो गया, आज शुरू होने वाला था आपका आर्ट एंड कल्चर, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हमें टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तुम लोग शुरुआत करेंगे गुप्तोत्तर काल, ठीक है। अब मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि मैं लिखूंगा कैसे, बताया जाएगा। अब अगर ऐसा पता होगा, पता दिया होगा, आज मुझे एकेडमिक क्लास का एहसास होगा। और स्कूल में क्या होगा, मेरे उसको मिलाएंगे, उसको ये आपको हाथ में लेने का एहसास ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। चलो अगर दिख रहा हो बताओ, कोई दिख रहा है? थोड़ा बड़ा लिखिए, कितना बड़ा? छोटा सा हो गया। चलो पॉइंट की बात हो रही है कि आज हम स्टार्ट करेंगे हर्ष काल। हर्ष की बात हो रही है। गुप्त साम्राज्य की कोई खास विशेषता मुझे बता दो। क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, सभी की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है ना? यस। दिवाली की छुट्टियां छोड़ के सभी लोग लगातार पढ़ ही रहे हैं, तो कोई प्रोग्रेस मुझे ऐसी बता दो जो आपकी हिस्ट्री में चल रही हो। भाई केवल लेक्चर देने से काम तो नहीं चलता है, मैं पढ़ा के निकल जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। यहाँ के बच्चों को सफल बनाने का प्रयास है, केवल लेक्चर देने का प्रयास नहीं है कि लेक्चर देके निकल गए। प्रोग्रेस कितनी चल रही है तो बताएगा कुछ? हालांकि संख्या का काफी कम है, अच्छी संख्या नहीं है, बहुत कम संख्या। पहले शायद बहुत संख्या हुआ करती थी, बढ़ जाएगी कंटिन्यू। तो गुप्त काल में ऐसा कोई व्यक्ति था जिसकी मुद्राओं पर जहाज के चित्र मिलते हैं, कौन था? लग रहा है कि प्रोग्रेस अच्छी चल रही है। समुद्रगुप्त, बात सही है शायद। और कोई
है पॉइंट ठीक है। ठीक है, समुद्रगुप्त है। दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना की है। शायद नहीं सर वही है नालंदा विश्वविद्यालय। यूपीएससी क्लियरिटी मांगती है, यूपीएससी की डिमांड है क्लियरिटी। अगर संदेहास्पद बातें करेंगे तो पक्का हारेंगे। कौन है? कुमार गुप्ती। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति था जिसने अपने बड़े भाई को मारकर उसकी बीवी से स्वयं विवाह कर लिया। ये मैं वो प्रश्न बोल रहा हूँ तो घुमा फिरा कर इसी ऐसी पूछती है। कौन है? रामचंद्र विवाह शायद। अगर मेरा आवाज चला रहा तो किसी की मैं डिक्शनरी से ये वाला सब हटवा दूंगा, पर है सुना डाला। चंद्रगुप्त द्वितीय क्यों मार दिया था अपने भाई को? इतना कायर था ना, सबको खाना भी नहीं खाता है। बीवी को दांव में लगा दिया था। और बीवी का नाम क्या था? गुरु स्वामिनी। थोड़ा सा और ये देखो नाम सेम है लेकिन कुछ और है, मतलब यही है लगभग। गुरुदेवी कहा गया गुरु स्वामिनी का नाम। ठीक है, क्यों उसने नाम पे क्यों लगा दिया था? दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। मुझे लग रहा है कि उनके जो घोड़े हैं ना वो शांत होकर जंग लग गई हुई। कोई एक नई ऊर्जा लेके आओ भाई। क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे करो तैयारी, कुछ तो अपने अंदर लेके आओ। ध्रुवा जी नाम तो क्लियर हो गया। क्यों क्यों आखिर किसके समर्पण में उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था? क्या केवल 9-11 पुलिस तैयारी हो जाती है? तैयारी होती थी, मैंने करनी आगे बढ़ने। जिस दरिया में आप लोग कूदे हो ना, दरिया आसान नहीं है। शायद ही ऐसा कोई बहुत बड़ा आदमी हो जिसने कभी भी यूपीएससी की तैयारी ना की हो और कभी उसने अटेम्प्ट ना दिए हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आप उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं जिस लेवल को सोचने के लिए 2-4 साल हो जाते हैं कि अब करें ना करें, करें ना करें। यूपी पुलिस तैयारी करनी, आर्मी तैयारी करनी, जब तक ग्रेजुएशन हो जाता है, पीजी हो जाता है, फिर अंत में समझ में आता है कि अब 15 लाख तो है नहीं जो लेखपाल तैयारी करनी है ना। फिर सोचता है कि कोई ऐसी तैयारी करें जो फ्री तैयारी हो जाए, जिसमें केवल दिमाग का काम हो, पैसे का काम ना हो, जहां केवल दिमाग लगता है, समझ का विकास होता है, वो लोग यूपीएससी मानते हैं। अब उसमें भी अगर आप लोग अपना पूर्ण समर्पण नहीं कर पा रहे हो तो यकीन मानो समय की बर्बादी मत हो। चुपचाप कोई देहरादून में जाकर के फैक्ट्री ज्वाइन कर लो, रुद्रपुर में जाकर के 15,000 की शुरुआत करोगे, 25,000 पहुंची जाएगी। कम से कम माँ बाप का बोझ हल्का करोगे। कुछ नहीं करोगे, कम से कम माँ बाप की जो आर्थिक स्थिति उसको ठीक करोगे। अगर दिल से तैयारी नहीं कर रहे हो तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर दिल से तैयारी कर रहे हैं आप इसमें से सभी लोग, तो इन सभी लोगों में से भी जो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें से भी कितने % लोग आईएएस बनेंगे इस क्लास के? ये आंकड़ा समझ रहे हैं? ये इतना आंकड़ा रहेगा इस क्लास के बच्चों का। अगर सारे बच्चे सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो मोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं आपको, अनुभव बता रहा हूं आपको। भारत में 12 लाख फार्म में से 6 लाख लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी छोटी मोटी तैयारी करते हैं। 6 लाख में से 2 लाख लोग वो होते हैं थोड़ा सा सीरियस लेते हैं कि यार बनना। और उस 1 लाख 2 लाख में से जो बचे 1 लाख लोग वो भयंकर तैयारी करते हैं। वो पिछले 8 साल से 7 साल से मुखर्जी नगर में पड़े हुए हैं। इस बार नहीं तो इस बार, इस बार नहीं तो इस बार।
हर साल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने वाले महज 2 से 3 लोग होते हैं मात्र। बाकी के लोग वो होते हैं जो 4 बार मेंस दे चुके हैं। उन 2-3 लोगों के अलावा सारे लोग वही होते हैं जो कम से कम 4 बार 3 बार मेंस दे चुके हैं। मतलब समझ रहे हैं इसका कि उनका प्री क्रॉस हो गया है। फिर उन्होंने सेकंड नंबर वाली जो प्रक्रिया होती है मुख्य परीक्षा वो लिखी है। उन टोटल में से 100 आईएएस बनते हैं केवल। टोटल आउट ऑफ 1000 कैंडिडेट्स में से ओनली 100 कैंडिडेट्स बिकम आईएएस। उनमें से भी 97 वो लोग होते हैं जो मुखर्जी नगर में 8 साल से तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथी ग्रुप में सबसे नया व्यक्ति मैं था तैयारी करने वाला दिल्ली में। बाकी सभी लोग मेरे जो भी ग्रुप पार्टनर थे वो सभी तैयारी कर चुके थे पहले से, और 3 साल से 4 साल से वहीं रहकर के तैयारी कर रहे थे। और यहां पर एक क्वेश्चन करने पर उसका आंसर तक नहीं मिलता है। हुआ कुछ नहीं है, हुआ बना रखा, हुआ वैसे कुछ नहीं है। रियल आप सोचो कि नहीं आईएएस बहुत बड़ी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल लोअर क्लास के होते हैं, वो लोग निकल जाते हैं। और लोअर में भी कई प्रकार के लोग होते हैं। तो हाई, एक तो होता है हाई लेवल के लोग, है ना, रिच पीपल लाइक अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला। क्या उनके किसी बेटे को आईएएस की तैयारी करने की होता है? ऐसे 500 आईएएस को जेल में लेके घूमते हैं। ये रियल बात है। इनसे तो बाहर आया भाई, इनसे हमको तो कंपटीशन है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही व्यक्ति था, एक लड़की थी जिसने 25 लाख लेकर के प्री क्रॉस करवा लिया था। फिर उसके बाद मेल यूज करके उसने सारा बनवा लिया और उसका फंड लिस्ट में नंबर आ गया। ट्रेनिंग में वो पकड़ी गई थी, वो भी पकड़ी गई थी एक चौकीदार के द्वारा। चौकीदार को पहचान लिया कि ये जो है फेक। वहां की चौकीदार भी आईएएस की लेवल की होती है। अरे भाई साथ में रहोगे तो मेंटलिटी वैसी हो जाएगी ना। पॉजिटिव में रहोगे तो पॉजिटिविज्म और बनेगा। रियल बताओ तो मैं आपको क्लास में पढ़ाने नहीं आता हूँ, आपकी समझ का विकास करने आता हूँ। पढ़ता हूँ आप किसी भी यूट्यूब से लेंगे, किसी भी किताब से पढ़ लेंगे। भाई ज्ञान तो कहीं से मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि ज्ञान आपको किसी साधु से मिल जाएगा, उसके पास चला जाएगा, आपके जीवन जीने की तरह समझा देगा वो। लेकिन जब तक यूपीएससी में समझ का विकास नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला। क्या कोई भी यूपीएससी के प्री के क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन आता है? आता कभी? इसका मतलब किसकी जरूरत है? समझ की। क्वेश्चन को रिलेट करो, इकोनॉमिक्स से है, ज्योग्राफी से है, हिस्ट्री से है। और फिर मेंस में क्या आता है? मेंस में और समझ का विकास करना। जैसे मान लीजिए मेंस में क्वेश्चन आया कि कृमिया के दिख रहा है कीचड़ से इटली का जन्म हुआ। टिप्पणी कीजिए। मैं गारंटी करता हूं कि मैं आपको पूरा चैप्टर दे दूंगा क्रीमिया का। इटली से संबंधित भी होगा और 5 बार पढ़ना और उत्तर लिख के दिखा देना। तुरंत 500 रुपये मिलेंगे तुरंत। मैं दुख सुनता हूं कि लोग इसमें से देखो और लिख के दिखाओ। और 10 में से अगर आप लोगों ने मुझे 4 नंबर दे दिए इस 10 नंबर के प्रश्न से, अगर तुमने मुझे 4 नंबर लाके दिखा दिए तो भी तुमको 500 रुपये दूंगा। लग रहा होगा सर ज्यादा हो गया ना? ऐसा नहीं। एक बार मेंस लिखोगे ना तो समझ आ जाएगा कि कितने पानी में। क्योंकि सोचने का भी टाइम नहीं होता है। सोचने का टाइम उन्होंने 1 साल दिया था और फिर के बाद में 3 महीने का टाइम और दिया। ये सोच लो, समझ लो, रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो।
वो कहते हैं कि आओ अपनी समझ को यहाँ पर आकर के छाप दो। अब तुम सोच रहे हो यार ये कीचड़ क्या है, इसी में क्या हो तुम लोग, ये कीचड़ क्या है। क्रीमिया तो सुना है, इटली भी सुना है, शायद कोई यूरोपियन कंट्री है जो समुद्र के चारों तरफ तीनों तरफ से घिरा हुआ है लगभग में। कीचड़ कहां से है? उसकी बात है, कीचड़ से कौन सा देश बचता है? अगर 2 मिनट निकल गए तो 5 मिनट बचे हैं, और 5 मिनट उत्तर नहीं लिख पाओगे। मैं मुझे 7 से 7.5 मिनट मानता हूँ लिखने के लिए, 7 या 7.5 या 8 मिनट होता है। आवाज कर ले, मेन चीज है कि समझ का विकास, और कोई बात नहीं। खैर कोई नहीं, बहुत समझ का विकास हो गया है, और थोड़ा सा ज्ञान की बात कर ले भाई। आंसर है ही, आंसर ही में लिखा भी है, बिल्कुल बहुत जबरदस्त कंटेंट नहीं है, और ये विश्व इतिहास का क्षेत्र है। जब ये प्रक्रिया चलेगी तो आपको समझाया जाएगा। 500 रुपये पड़ेंगे मेरे तो नहीं मिला, लेकिन किसी और को बताओ। रखे हुए मिले तो किसी बच्चे को तो बोल दो भाई, क्या लगे यहाँ पे बैठा कौन था? चलो बात करते हैं लोग हर सवाल की। आते ही इस प्रकार के पश्चात में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया स्थापित हुई, जिसमें क्या हुआ कि लगाइए थोड़ा सा नक्शा है, गुप्त काल एक संगठित और मजबूत समाज था, सबको पता इस बारे में। लेकिन जैसे ही इसका अंत होता है, अंत होने के पश्चात में ढेर सारे वंश आ जाते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से वंश आते हैं। मैत्रेय वंश, मौर्य वंश। भाई मुझे ये चौथा समस्या लग रही है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। किसी बच्चे ने बता दिया होता नहीं, बाइटबोर्ड तो है लेकिन मार्कर कहाँ है? ऐसे मार्कर है, चौक है भाई। ये नहीं तुम लोग क्या, देखो मार्कर की कमी है, ये मार्कर नहीं जीकर है। ये तो एक समय जान निकाल देगा। छियासठ नंबर। देखता हूँ कितने सारे मार्क्स में कोई काम का है। चलो ठीक है, गुप्त साम्राज्य के पश्चात में ढेर सारे वंश पैदा हुए। क्यों? क्योंकि जब एक कोई केंद्रीय शक्ति ना रह जाए तो क्या होता है कि जो आसपास की शक्तियां होती हैं वह अपना वर्चस्व बनाए रखती हैं। क्योंकि अभी तक तो वो जैसे मान लीजिए कोई बड़ी सी एक चुंबक का एक टुकड़ा है और उसके पास
से समझेगी। जैसे कि मतलब कोई भी है, अगर किसी चपरासी से आप मिलोगे किसी बड़े अधिकारी के, तो सबसे पहली धाप उसकी वही होगी कि सारी पावर उसी के पास है, या उसके पास जाएंगे और सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो वही आपको बताएगा। देखो ऐसा होगा, ये चीज कम है, ये चीज कम है, ये लेके आना, इनका हिसाब ऐसे हो जाएगा। हुआ क्या, तो साम्राज्य के पश्चात ढेर सारे नए राज्य छोटे छोटे बंद हो गए। और उन राज्यों को हम लोग मैप वाइज समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर उनका उदय ठीक तरीके से होने लगा। तो सबसे पहले मैं जो अभी आपको लोकेशन बताने जा रहा हूँ, इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि जो मैं क्लास में अभी पढ़ाऊंगा वो रिवील होगा आपका यहाँ पर कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक जगह है हरियाणा में, जिसका नाम है थानेश्वर। दिखा दिखा हुआ थानेश्वर है ना, थानेश्वर है। थानेश्वर में कौन सी जगह बताई, हरियाणा में। हरियाणा में का जगह की बात करें, क्या कौन सी जगह की, करनाल डिस्ट्रिक्ट वर्तमान में एक जगह है जहाँ पर एक वंश का उदय हुआ। इसको कहते हैं पुष्यभूति वंश। उसके बाद फिर एक और व्यक्ति यहाँ पर आए, ध्यान है, कभी यहाँ पर अवंती हुआ करता था, याद है कुछ, मतलब आसपास क्षेत्र में। यहाँ पर एक क्षेत्र जिसका नाम पल्लवी, पल्लवी कहाँ है, गुजरात में। और यहाँ पर एक वंश का उदय हुआ पल्लवी में, कौन सा, मैत्र। कौन सा है, मैत्र। एक इधर आता है दक्षिण भारत में, पुलकेशिय। द्वितीय था, लेकिन जो वंश था उसका नाम था चालुक्य। लोकेशन को समझते जाएं, नाम बताना वो भी समझते जाएं, क्योंकि सब रिलेट होने वाले हैं, सब रिलेट होंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर एक आता है कन्नौज। कन्नौज को इधर आ जाए, और कन्नौज में था एक वर्धन वंश जिसको कहते हैं। और एक नाम आपको मिल जाएगा, कौन सा मिल जाएगा, मौखरी वंश। जगह कौन सी है ये, कन्नौज में वर्तमान में कहाँ है, और डिस्ट्रिक्ट है ना आपका, कानपुर के पास है, कानपुर में कन्नौज। उसके बाद ये यहाँ पर जगह होती है, जगह होती है लेकिन मातम नहीं होती। ये जगह होती है, इसका नाम होता है बंग। क्या नाम है इसका, और इसके उत्तरी और पूर्वी हिस्से को कहते हैं कुंड। क्या बोला है इसको, सो जगह होगा ना, डांड माउंट को कैमरा के साथ आ जाएगा। और यहाँ का जो शासक था शशांक। ये शशांक नाम सुन के हमको ढेर सारी बातें याद आ सकती हैं, और अगर नहीं याद आ रही है इसका मतलब है कि लेवल अभी बहुत नीचा है, आनी चाहिए याद। ठीक है, अब मेरा पॉइंट से समझो। ये बात हो रही है गुप्त साम्राज्य के पश्चात, उनका पतन हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक सामाजिक प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था गुप्तों की चल रही होगी, क्योंकि वही तो एक केंद्रीय शक्ति थे। और उसके पश्चात में ये प्रक्रिया से कुछ नए राजवंशों की उत्पत्ति हो गई। उससे मुख्य संघ कहाँ का है, थानेश्वर का। राज्य कौन सा, हरियाणा, करनाल। यहाँ का शासक था पुष्यभूति था। पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की। उसके पश्चात में कौन आता है, नरवर्धन। नरवर्धन के पश्चात में आता है आदित्यवर्धन। तत्पश्चात आता है प्रभाकरवर्धन।
उसका नाम होता है राजश्री। ये कोई व्यक्ति जाओ वहां पर उठ के जाओ तो क्लास में चुप रहो, टाइप हो तेरा क्लास चल रही कम बोले। ठीक, तो राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन के पश्चात थानेश्वर की गद्दी किसके पास आ गई? राज्यवर्धन के पास। और इसी समय राज्यवर्धन ने अपनी बहन का विवाह, राजश्री का विवाह, यहाँ पर एक शासक था मालवा, जिसका सबसे प्रतापी शासक था ईशान वर्धन, और वहां का एक व्यक्ति था जिसका नाम था गृहवर्धन। फर्क नहीं पड़ा ना, आप ही जाओ। मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। रोकने ना कोई कोई नहीं आ रहा है, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई दिक्कत नहीं बना। मुझे पता नहीं ये सब झंझट नहीं होती है, और गुस्सा आ रही है इस बात पे। राशि वाला किसके साथ हुआ है? ग्रह वर्मा के साथ। यानी अगर आप जगह अगर ढूंढ ले तो ग्रह वर्मा बेस राशि या राजश्री, ठीक, उनका क्या हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर जो कन्नौज वो मौखरी वंश की थी, जो ये थे ग्रह वर्मा, ये मौखरी वंश के थे, ठीक है। अब कन्नौज की रिश्तेदारी थानेसर से हो गई नहीं होगी? यस सर। अगर थानेसर से हो गई तो इनका जाहिर सी बात है क्या इसमें किसी भी प्रकार की युद्ध की स्थिति बनेगी नहीं। इसका मतलब है कि दोनों राज्य एक साथ कार्य करने लगे। लेकिन दुश्मनी यहाँ पर थी किसी व्यक्ति से। नंबर एक शशांक, और दूसरा एक मालवा का शासक था जिसका नाम था देवगुप्त। अब देवगुप्त और कन्नौज के बीच में थी दुश्मनी, तो इसने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर किस पर कर दिया आक्रमण? कन्नौज पर। अब कन्नौज पर आक्रमण हुआ तो देवगुप्त ने मार दिया इसको, देवगुप्त ने किसको मार दिया? गृहवर्मा को मार दिया। अब राज्य जो था वह किसी एक विशेष राज्य का उत्तराधिकारी है और वर्तमान में राजा भी है, तो उससे गुस्सा आएगी, उसकी बहन के पति को मार दिया, यानी उसके जीजा। अब जीजा को मारने गुस्सा आएगी नहीं आएगी? उनको गुस्सा आई और उन्होंने पिस्तौल वगैरह निकाली, बोले भाई इसको खत्म कर दूंगा। अब ये खत्म करने गए यहां से किसको? शशांक को। शशांक के पास जो थी वो तोप थी, राज्यवर्धन को लगा दिया। शशांक ने किसको मार दिया? देवगुप्त ने किसको मारा? जो राज्यवर्धन की बहन का पति था। इसका मतलब है कन्नौज को राजा विहीन कर दिया किसने? देवगुप्त ने। अब राज्यवर्धन गया इसको मारने के लिए, क्यों? क्योंकि देवगुप्त का साथ किसने दिया था? शशांक ने दिया था। अब शशांक ने देवगुप्त का साथ दिया तो इसको गुस्सा इसको है कि इसको खत्म कर दे, शक्ति अपना खत्म हो जाएगी। लेकिन शशांक ने किसको मार दिया? अब ये ही राज्य भी राजा भी हो गया। मैं एक बार समझाया, यहां पर दो राज्य हैं,
पहला थानेश्वर, थानेश्वर का राजा कौन है इस समय? राज्यवर्धन। दूसरा कन्नौज, कन्नौज का राजा कौन है? गृहवर्मा। गृहवर्मा कन्नौज का कौन है? इसका थानेश्वर का दामाद। कौन हो गया? दामाद हो गया। दोनों राजा अपनी अपनी जगह थे, ठीक। देवदूत और सुशांत ने मिलकर आक्रमण किया किस पर? कन्नौज पर। कन्नौज की हार हुई और राज्यवर्धन का जो जीजा था गृहवर्मा को मारा गया। अगर मारा गया है तो राज्य जाहिर सी बात है कि छिन जाएगा। दूसरी बात है अगर राज्य नहीं भी छिना है, पूर्ण विजय नहीं भी हुई है, तो भी कन्नौज राजा नहीं हो गया। अब उसका जो पूर्व रिश्तेदार था और संदेश संबंधी का राजा था, क्या उसको गुस्सा आएगी नहीं आएगी? ये गर्मी में कहां पहुंच गए? शशांक के ऊपर आक्रमण करने। शशांक ने उनकी गर्मी निकाल दी, है ना, उनको भंड कर दिया। अब पहले तो कन्नौज हो गया था राजा भी, अब कौन राजा भी हो गया है? थानेश्वर। दोनों में कोई भी शासक नहीं है, लेकिन जो छोटा भाई था, क्या नाम था उसका? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो था उसने कहा कि अपन को मतलब नहीं आपके राज्य से, एक कंठी बना दे दो, एक पेड़ दे दो, एक कागज दे दो, कविता लिखूंगा। जो एक कवि था। अब देखो कैसे है कि हर्ष के अंदर नहीं पता था कि उसके अंदर राजा के गुण है, और वह राजा बनना भी नहीं चाहता था। हालांकि उसके अंदर राजा के गुण थे, लाइक हनुमान जी। हनुमान जी को अपनी शक्ति का पता नहीं था। नारद जी का घूम रहे होते कहीं से, और उन्होंने कहा कि तुम सबको पार कर सकते हो, तो उनके पंख लगाए। तो पंख नहीं लगाए, पंख का मतलब है कि उनके मन को जगाया, उड़ने के लिए पंख लगाए, हनुमान जी उड़ गए। अब बात क्या हो, उसी समय जैसे ही हर्षवर्धन या राज्यवर्धन की के पति की मौत हो गई तो राजश्री ने आत्महत्या करने की सोची। और वहीं पर एक पड़ोस में जंगल था जिसको हम लोग बोलते हैं विंध्यन श्रेणी। विंध्य का जंगल था। विंध्य के जंगल में राजश्री जलने के लिए चली गई कि मैं बाहर जाकर आत्महत्या कर लूंगी, जल जाऊंगी या कुछ भी, मर जाना मिट जाना वाला जो भी कुछ भी हो, सारा पॉइंट इसमें आ जाता है। तो वो गई वहां पर। उसी समय उनका एक ममेरा भाई और मित्र, ममेरा भाई का मित्र भी था और प्रशासनिक कार्यों में गए सहयोग भी करता था, इसका नाम था भंडी। क्या नाम था इसका? भंडी। इसने बताया कि आपकी बहन जो है वो आत्महत्या करने के लिए जा रही, मिल रही है, कन्नौज में कहीं भी मिली नहीं। तो ये फटाफट जाता है, कौन? हर्षवर्धन उसको ढूंढता है और समझाता कि देखो बहन, जो हो गया सो हो गया, लाइफ है, जीना तो पड़ेगा। बताया और समझाते होंगे। इनकी सहायता जो की थी उस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था दिवाकर। प्रश्न आता है, ऊपर लिखा हुआ कथन हर्षवर्धन के संबंध में, नीचे लिखा हुआ दूसरा कथन एक और कि आप राज्यवर्धन की बहन राजश्री को आत्महत्या से रोकने के लिए हर्षवर्धन की किसने सहायता की थी? ये 4 ऑप्शन है ना। तो उन 4 ऑप्शनों में उन दोनों में से अगर कोई भी आ जाता है तो हमको लगाना पड़ेगा। इसीलिए जो मेन पॉइंट होते हैं मैं कुछ बोलते गुजरता हूँ और लिखाता भी इसीलिए हमेशा ही, ठीक है। तो ये दिवाकर था, ये था बौद्ध भिक्षु। कौन था ये? बौद्ध भिक्षु। कथन ये भी आ सकता है कि राजश्री को बचाने में सहायता करने वाले व्यक्ति दिवाकर जैन धर्म के अनुयायी थे। कथन तो ऐसे आते हैं और आपको लगेगा कि सही हो, सही लगता है क्योंकि वो कथन ऐसे देते हैं कि लगता है वो किताब से पूरा पैराग्राफ बैठक दिया है। संदेह ना हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमारे अंदर संदेह भरा हुआ होता है, तो ये बचा लेता है इसको। उसके बाद क्या करता है कि थानेश्वर से राजधानी अपनी स्थानांतरित करता है कन्नौज। थानेश्वर की राजधानी कहाँ आ गई? कन्नौज आ गई। और दोनों जगह का शासन एक साथ चलाता है। ये अपने बराबर में ही बिठाता है अपनी बहन। इसके अंदर लोभ नहीं होता। तो कन्नौज कौन सा स्थान है जहाँ बात सुने कोई कन्नौज के
कम से कम कुछ तो तार्किक बात किया करो प्रभु। मतलब कुछ 700 कन्नौज उत्तर प्रदेश में एक जगह है, मतलब डिस्ट्रिक्ट है। कन्नौज में किस जगह मिल जाएगी? अब कन्नौज में भाई यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कुछ नहीं पता है। 700 राजधानी की अरे कन्नौज में मिलेंगे भाई, कन्नौज की बहुत बड़ी केस नहीं है। पीलीभीत मोहल्ला है, मोहल्ले में जगह है, किसी के पास जहर है? नहीं, मैं अभी पी लूंगा। अरे तुम ये पूछते कि पूरे भारत में कौन से राज्य में है, बात चल जाती है। तुम पूछो कि उत्तर प्रदेश में पूरा राज्य कौन सा जिला हो सकता है सर जी, चल जाती है। अब तुम पूछ रहे कि सर जी पीलीभीत के कौन से मोहल्ले में है? हे भगवान, बस रहने दो। मतलब तुम पूछ रहे कि कन्नौज में कौन सी जगह है? अरे छोड़ो ना यार, मुझे नहीं पता। आ जाए कन्नौज की स्थान है कन्नौज के जो एक कायस्थान मोहल्ला था, कायस्थान मोहल्ला से चल के जाती थी 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के बाद में एक पीपल का पेड़ आता है। अब पीपल के पेड़ के पश्चात 3 मंजिला मंदिर है, 3 मंजिला मकान है। उस मकान से राइट साइड मुड़ना, जैसे राइट साइड में आप जाएंगे वैसे एक भारी सी बिल्डिंग आएगी, अपने दुकान है किराना की। अब किराना की दुकान के बराबर में छोटे मोटे ऑफिस बने थे, जैसे विकास भवन, कलेक्ट्रेट और कुछ कचहरी टाइप के बने थे, न्यायालय वगैरह के थे वहाँ पे रास्ते है ना। दैट्स क्लियर। तो कन्नौज में उस जगह पर थी। अगर कोई पूछे कि लैंडमार्क क्या है तो लिख देना कायस्थान मोहल्ला और 3 मंजिला बिल्डिंग रेड टेम्पल के सामने। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत बच्चों की सहायता से ठीक है, बहुत बच्चों की सहायता से ढूंढ लिया और अपना शासन चालू कर दिया। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी थ्योरी का मैं आगे बताऊँ। अरे तुम तो मुझसे एक पूछो कि सर जी आपका कमरा के कौन से कोठे में है, किस तरह तुम करके सोते हो, किस तरह खाना बनता है, मैं सब बता दूंगा। इसी को कहते हैं कि यूपीएससी की एंटिटी का विकास करना। अगर आप वैक्यूम क्वेश्चन पूछते हैं ना कुछ भी ऐसे, तो शायद एक टीचर आपको डांट के बाहर निकाल देगा, शायद। मैंने 22 महीने की कोचिंग में शायद 2-4 क्वेश्चन पूछे होंगे 22 महीने की क्लास में। अगर आपके सामने बात पीलीभीत की चल रही है और क्वेश्चन आपका पूर्ण का आ रहा है, इसका मतलब है कि आप क्लास में नहीं है। बात चल रही पीलीभीत की और प्रश्न आपका आया कि पूर्णपुर में ये दुकान कहाँ पे है, इसका मतलब है कि आप क्लास में नहीं है, आप पूर्णपुर में हैं। आपका ध्यान ही नहीं है क्लास में। क्वेश्चन बनने का मतलब ये नहीं जो लोग क्वेश्चन कम पूछते कोई और ना समझे कि हमें कुछ आता नहीं है, लास्ट बेंच के बच्चे ही कमाल करते हैं। जरूरी नहीं कि जिनको फर्स्ट सीट मिलती है वही कामयाब हो जाए। लास्ट बेंच के बच्चे खुरापाती भी होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जो क्लास में बैठते हैं, जो अन्य क्लास में देखा मैंने कि वो उनकी पीछे खूब मस्त मगन होते हैं। उन्हें मतलब नहीं है, काम की बात है, सुन ली वरना नीचे लूडो चल रहा है। कुछ लोग तो क्लास में बैठे बैठे खाना भी खा लेते हैं, भूख लगी थी भाई ठीक है। कई लोग तो देखे कि चाय लेके आते हैं, जो कैटल आती है तो चाय लेके आते हैं, पीछे सुर हो रही है। यकीन मानो शायद है कि आज तक के रिकॉर्ड में कभी ऐसा सुनने में आया हो कि उस क्लास में अगर 4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो उनमें से 3 बच्चे पीछे रहे हो, शायद ये बच्चा लेकर आओ बीच वाले ही होते हैं। पॉइंट हो रहा है कि सबसे आगे बैठना और सर्वाधिक प्रश्न
जो है उसको स्वीकार करो पहले। प्रश्न आपके अगर बन रहे हैं, अगर कल के प्रश्न बन रहे हैं, आज जो टॉपिक आज पढ़ाया और इसके प्रश्न अगर आपने हमसे कल पूछे, इसका मतलब है कि आपने इस टॉपिक पे ध्यान दिया। लेकिन अगर आज के प्रश्न पे, आज के टॉपिक पे अगर आप आज ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मतलब सीधा सा है कि आप आज ध्यान से नहीं सुन रहे हो। क्योंकि प्रश्न को बनाने में हमारा माइंड जो होता है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, वो सामने नहीं जा पाता। कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस केवल एक टाइम पे एक ही काम करेगा। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है, या अगर आप हम अपने पुराने समय की बात करें, पुराने समय का मतलब यानी 1947 बात कर रहा हूं, जब टीचर क्वेश्चन पूछते थे तो हम ऐसे देखते थे, ऐसे करके ना। इसका मतलब है कि इस समय हमारा ध्यान क्या हाल है एक्चुअली मुझे कोई जानता है आप में से? हाँ, आप भी जानते हो। आई थिंक मैंने जानते हैं। हाँ जी। और अच्छा, आप लोग भी मेरी तरफ से सभी को फिलहाल हार्दिक बधाई। आप लोग अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और सरकार का साथ रहा तो बहुत अच्छे आगे आप लोग पहुँच सकते हैं। मैं चाणक्य अकादमी से डायरेक्टर का पद लेता हूँ। मैं खुद UPSI में क्वालिफाइड हूँ, मेरा वेरिफिकेशन भी आने वाला है और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब भी ले चुका हूँ। सर के साथ में मेरा भी बहुत अच्छे तरह से रहे हैं, लगातार साथ में रहे हैं। तो मेरी तरफ से संस्था के लिए अभी एक इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है स्कीम, इंग्लिश स्पीकिंग फ्री कर सकते हैं। कंपटीशन की भी तैयारी जैसे आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ भी कर सकते हैं। एक संडे को टेस्ट होना है 6 नवंबर को, ठीक है। 20 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी, उसके बाद में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। हम और लगातार सर एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन के साथ में आप लोग बहुत ऊंचाई तक पहुँचा सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पढ़ाई हुई यहाँ पर उपलब्ध हैं और आई होप आप लोग अच्छा करेंगे। अभी एक रानी सागर मेरी एक स्टूडेंट है, उसने UPPCS क्वालिफाई किया है, UPSI में क्वालिफाई किया है। एक लड़की ने 2 दिन के अंदर 2 रिजल्ट आ गए उसके UPSI में। मेरे साथ में कुछ मेडिकल दिया था उसने, जहानाबाद की रहने वाली। फिर लड़की वहाँ पे अब रहती है हीरो एजेंसी के पीछे, ठीक है। जानते होंगे, मेरे पास फोटोज भी है, मेरे साथ में क्लिकिंग भी है। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष ऑल आउट है, ठीक है। अगर किसी को पूछना है कुछ तो पूछ सकते हैं, मैं चाणक्य, ठीक है। हाँ, कोई क्वेरीज चाहिए हो आपको, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, संडे को एग्जाम दे लीजिए। मात्र 20 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं, बाकी आप लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ, बाकी टाइम बिल्कुल। हाँ, ठीक है। जिसको भी मतलब कोई क्वेरी वगैरह चाहिए आराम से कॉल कर लेना। एड्रेस तो कहाँ पे? मुझे जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है जहाँ पहले थी वहाँ भी नहीं है। जहाँ पहले थी वहाँ मुझे पता है, हमारी मुलाकात वही तो हुई थी। लेकिन अब जहाँ मुझे नहीं पता था, हाँ, व्यक्तिगत कॉलोनी है रेलवे स्टेशन के, वो सॉरी रेलवे क्रॉसिंग के बाद गोविंद राय। हाँ, जिसको भी इंटरेस्ट हो अपने नंबर तो मेरे पास है, नंबर ठीक है, ले लो, ठीक है। चलो थोड़ा सा लिख लो, नोट कर लो और नोट करना शुरू करो। हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन काली डाली, हर्षवर्धन लिखना शुरू करो। गुप्त साम्राज्य के पश्चात हर्षवर्धन काल के पश्चात मेरे मुंह से निकल गई गुप्त साम्राज्य के पश्चात उत्तर भारत में
का उदय हुआ, जिसमें थानेश्वर के पुष्यभूति, जिसमें थानेश्वर के पुष्यभूति लिखा हुआ है, ये लिखा थानेश्वर के पुष्यभूति जो वर्तमान में हरियाणा के पुष्यभूति, थानेश्वर के पुष्यभूति जो वर्तमान में हरियाणा के करनाल जिले में है, हरियाणा के करनाल जिले में। गुजरात में बल्लवी के मैत्रक राजवंश, मैत्रक का मतलब होता है मैत्रक राजवंश के राजा ध्रुवसेन, वाक्य लंबा हो रहा है ना, ध्रुवसेन सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, ध्रुवसेन सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा थे, सर्वाधिक प्रसिद्ध। अभी हम राजवंश लिख रहे हैं कि जिनका गुप्त साम्राज्य के पश्चात उदय हुआ, मतलब ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, ठीक है। समस्याएं आती हैं, कभी कभी लगता है कि यार पता नहीं क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन जब आप घर जाकर पढ़ेंगे ना तो बोलेंगे कि हाँ कुछ बेहतर है। क्या लिखा आपने? गुजरात के बल्लवी के मैत्रक वंश के ध्रुवसेन सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा थे। मालवा के मालवा के परवर्ती गुप्त शासक, परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त थे। परवर्ती गुप्त शासक, परवर्ती का नाम हम लोग समझते हैं, गुप्त के पश्चात के बाद के गुप्त शासक कौन थे? देवगुप्त थे। अगला पॉइंट, कन्नौज के मौखरी वंश के कन्नौज के मौखरी वंश के ईशान वर्मा तथा कन्नौज के मौखरी वंश के ईशान वर्मा तथा ग्रह वर्मा प्रसिद्ध राजा थे। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के क्षेत्र में चालुक्य वंश का बस चालू में जो है छोटी की पहले वाले का चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के क्षेत्र में चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशियन द्वितीय था। स्पीड ज्यादा है ना। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के क्षेत्र में मौखरी वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशियन द्वितीय था। नहीं आए से ये तो पूर्वी हो गया ना, ये वाला है ना। हाँ ये पूर्वी हो गया ना। देखो पूर्वी राज्यों में तुम लोग भावना नहीं समझते हो। पूर्वी राज्यों में पुंड्र एवं बंग, पुंड्र
राजा थे, प्रसिद्ध राजा थे। वंग का सबसे प्रतापी शासक शशांक था। सबसे प्रतापी शासक शशांक था। पहुंच गए? अब बात करते हैं मेन पॉइंट। सबसे प्रतापी शासक शशांक था। हो गया यार? देखो अभी तक तो मैंने बातें आपको लिखवाई केवल एक वंश है। अभी तक हर्षवर्धन का कुछ नहीं हुआ है। कौन वंश है? लगभग आपने 4 वंश लिखे होंगे। है 4? मौर्य, मैत्रक, चालुक्य, 4 में 5 6 लिखे आप लोगों ने। शशांक, पुष्यभूति और कौन हो गया? परवर्ती है ना? 4 5 हो गए लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपने ये बात सुनी होगी, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चल, उत्तरन, उसमें एक बंग आता है ना? ये बंग वही है। और धीरे धीरे ये बंग होते होते क्या हो गया? बंगाल हो गया। और रही बात विंध्य की, तो विंध्यवान पर्वत श्रेणी कहाँ है? ये विंध्यन श्रेणी भारत को 2 क्षेत्रों में विभाजित करती है। क्यों करती है इस तरह की बात को? ज्योग्राफी पढ़ा हुआ आपने? ज्योग्राफी में जब भारत का इतिहास हो, भारत का भूगोल चला होगा, तो आपको बताया होगा कि ये विंध्यन श्रेणी क्यों बनी थी, इसका रीजन क्या था, इसके कारण क्या थे? वो तो आप बता रहे हैं कैरेबियन युग की बात, उसकी बात नहीं हो रही है। ये क्यों बना, ये आपको बताया होगा। नहीं बताया तो पूछ लेना, हो सकता है मिस्टेक मतलब निकल गया हो। मुझसे मत पूछो ज्योग्राफी की बात, ज्योग्राफी वाला पूछना है। और काफी रीजन भी बड़ा ये, देखो उनसे पूछना, ठीक है? मैं एक दूसरे के सब्जेक्ट में इंटरफेयर नहीं होगा। वैसे मैं अलग से बोलूंगा आउट ऑफ क्लास में नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। और जो लोग पूछो ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं उनको पता होना चाहिए, जो लोग ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं उससे, है ना? पता होना चाहिए। चलो खैर छोड़ो, बात करेंगे। आगे लिखो आप लोग। थानेश्वर के प्रमुख शासकों में लिख लो भैया, लिख लो, टाइम भाग रहा है। थानेश्वर के प्रमुख शासकों में नरवर्धन, थानेश्वर के प्रमुख शासकों में नरवर्धन, आदित्यवर्धन एवं प्रभाकर वर्धन प्रमुख थे। ये माइक की लीड तो निकली हुई है, रिकॉर्ड कहां से हो रहा है? वैसे भी क्लासेस आके उसमें नहीं पढ़ती है ना, यूट्यूब पे नहीं पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ती है, लेकिन केवल मैडम भी पढ़ती हैं, है ना? नहीं लेडी पढ़ती, लेकिन केवल मैडम पढ़ती। सारे टीचर कम पढ़ी हुई है जेंट्स की। अब पढ़ती है, बीच में नहीं पढ़ती, पहले भी जेंट्स टीचर की नहीं पढ़ रही है। नहीं मैंने देखा, मैंने बोला तो चलो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ डीएम साहब हैं और लोग भी हैं और मैडम भी हैं। मैं अपने आप को ढूंढता रहा, लेकिन मैंने कहा कि मैं कब मिल जाऊं, मैं नहीं मिला, तो नहीं मिला। मैंने कहा, मैंने पूछा नहीं, मैंने कहा क्या बात है, जेंट्स से कुछ दिक्कत है क्या? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, वो कर देंगे अपलोड। आज तक नहीं हुई, शायद अभिषेक सर की एक का क्लास है ना, बाकी और किसी की नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं है रिकॉर्ड हो जाए केवल कि हाँ भाई क्लास ली है हमने। तो लिखो आगे, रिकॉर्ड तो हो रही है। आवाज तो यहाँ तक आती होगी फिलहाल। आवाज तो आएगी, आवाज बुलंद इतनी है।
राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन, राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन एवं एक पुत्री, राजश्री थी। राजश्री थी, राज्यश्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं। राजश्री 5 साल बोला था मेरे ख्याल से। राजश्री होगा ना? हाँ है, हाँ सुना मैंने। राजश्री थी, राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक, राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक गृहवर्मन के साथ हुआ था। गृहवर्मन के साथ हुआ था। वर्मा या वर्मन में कंफ्यूज मत हो, एक ही बात है। गृहवर्मा लिखो चाहे गृहवर्मन लिखो, के साथ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हर्षवर्धन के पिता की मृत्यु लाइलाज बीमारी के कारण हुई थी। ये मैंने लाइन इसलिए बोल दी क्योंकि मैंने ये पीसीएस के में इसमें लिखा है। ये जो लाइन बोली है ये वाली, लाइलाज बीमारी के कारण हुआ था। पति की मृत्यु से पूर्व ही, पति की मृत्यु से पूर्व ही हर्ष की मानी पति की मृत्यु से पूर्व ही हर्ष की मां ने आत्महत्या कर ली थी। उनको जब मान चल गया कि हे स्वामी तो रहेंगे नहीं, हाँ पहले बात अलग थी। अब क्या होता है, अब होता कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बहुत लंबी है अभी इस जमाने में, सर ये हंसी तो नहीं, होता है उस समय की बात अलग थी। आगे देखो, कन्नौज के शासक, कन्नौज के शासक गृहवर्मा का युद्ध, कन्नौज के शासक गृहवर्मा का युद्ध, गौड़ शासक, गौड़ शासक एक्चुअली वो अपना जो शशांक भाई है ना, ये गौड़ ये गौड़ से बना ऐसे बनानी। गौड़ शासक शशांक के साथ हुआ था, शशांक के साथ हुआ था, जिसमें शशांक की सहायता, जिसमें शशांक की सहायता मालवा नरेश देवगुप्त ने की थी। मालवा नरेश देवगुप्त ने की थी। युद्ध के दौरान देवगुप्त ने की थी। युद्ध के दौरान गृहवर्मन की हत्या, गृहवर्मन की हत्या देवगुप्त ने कर दी। गृहवर्मन की हत्या देवगुप्त ने कर दी। प्रतिशोध स्वरूप, प्रतिशोध स्वरूप प्रतिशोध स्वरूप राज्यवर्धन ने, प्रतिशोध स्वरूप राज्यवर्धन ने शशांक पर आक्रमण किया। शशांक पर आक्रमण किया, किंतु शशांक के हाथों मारा गया।
किंतु शशांक के हाथों मारा गया। कन्नौज एवं थानेश्वर राजा विहीन राज्य हो गए। कन्नौज एवं थानेश्वर राजा विहीन राज्य हो गए। इसी समय हर्षवर्धन का उदय होता है। इसी समय हर्षवर्धन का उदय होता है तथा थानेश्वर पर हर्षवर्धन का उदय होता है तथा थानेश्वर पर सिंहनाथ के कहने पर सिंहासनारूढ़ होता है। जो होता है सिंहासनारूढ़ होता है। ये सिंहनाथ है, ये सिंहनाथ इसका एक मंत्री था। सिंहनाथ ने हर्षवर्धन से कहा कि देखो भाई ऐसे काम चलेगा नहीं, और जब तक किसी वंश का राजा ना बैठे तब तक प्रजा उसकी बात नहीं मानती है, उसका आदेश नहीं मानता है। जैसे ठीक उस प्रकार से कितनी बड़ी दंगे हो रहे हो, किसी भी दो समुदाय के बीच दंगे हो रहे हो और उनकी प्रक्रिया बहुत तीव्र चल रही हो, लेकिन जैसे ही नियम आता दंगे हो जाते हैं। क्यों? इससे पहले छोटे मोटे अधिकारी काम कर रहे होते हैं, तमाम एसआई इंस्पेक्टर सब बैठे हैं, सीओ एसओ ऐसे तो सब बैठे हैं, लेकिन दंगा नहीं रुका। डीएम के आते दंगा क्यों रुक जाता है? कुछ तर्क निकाल के देखो, क्योंकि उनको पता होता है उसके लीडर को, जो दंगे का लीडर होता है बहुत पढ़ा लिखा होता है, लेकिन वो सामने नहीं होता है। उसे पता होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूर्णतः डिसीजन लेने का हक किसको है। कोई भी ऐसा जो कुछ भी कहने आ जाए कि देखो तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा मामला मैं शांत निपटा दूंगा, बोलो कि अंदर की तेरे बात कुछ नहीं है, तुझे निपटाएगा। एक आयुष अधिकारी ऐसा होता है जिसको निर्णय लेने की क्षमता होती है और ऊपर से उसका निर्णय माना भी जाता है। राजनीतिक स्तर पर प्रशासन तौर पर पॉइंट क्या है? राजनीतिक स्तर पर सीएम साहब हुआ है और प्रशासनिक तौर पर डीएम साहब हुआ है। सीएम ने जो आदेश कर दिया मौखिक रूप से वो लागू होना है, डीएम ने जो आदेश कर दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो लागू होना है, चाहे वो गलत हो या सही होता है। बाद में कोर्ट करते हैं, दिक्कत होगी कोर्ट में होगी ना भाई। किसी का घर तोड़ना था, डीएम ने आदेश किया और जाकर के छोटे निचले अधिकारी ने तोड़ दिया, तुमने कहा कि ये डीएम का आदेश गलत है, कोर्ट जाओ। हम कह क्या रहे, तानाशाही हो गई है, अब जो है कोर्ट में जाओ। हमारा पॉइंट क्या है कि उसका आदेश निचले अधिकारी सभी मानते हैं और उसको फॉलो करेंगे। अगर वह कहीं ना कहीं प्रशासनिक नीतियों के विरुद्ध है, संविधान के फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है, तो आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट। आप कहो आपने काम किया, ये पॉइंट होता है। तो पता नहीं कितने बहुत सारे शायद कि मैं आज तक किसी ऐसे अधिकारी से नहीं मिला हूं जो 2% भी ईमानदार हो, शायद। लेकिन बात तो ये नहीं कि 2% मैंने कहा है, 50% भी नहीं कहा। भारत के लगभग में 98% आईएएस अधिकारी महान कार्य कर रहे हैं। करप्शन तो छोटी चीज है उनके सामने। एक आईएएस ऑफिसर महीने का 80-90 लाख रुपए कॉमन नहीं उठाता, कॉमन की बात है। एक डिस्ट्रिक्ट में अगर एक आईएएस अधिकारी अगर एक साल नहीं आता है तो वो 400-500 करोड़ रुपए बना लेता है। अगर अच्छी डिस्ट्रिक्ट है तो, इंडस्ट्रियल एरिया है तो, और अगर छोटा मोटा सिविल ऑफिसर है तो भी 200 करोड़ रुपए उठा लेगा एक साल।
अमीर व्यक्ति ने किसी गरीब व्यक्ति को मारा, साइलेंट। अगर किसी गरीब व्यक्ति को मारा तो वो आपको चीज दिखाई दी जाएगी कि एक उच्च स्तर की व्यक्ति ने निम्न स्तर की व्यक्ति का शोषण किया है। लेकिन एक शोषण होता है वो कि आपको उसकी शोषणता को याद दिलाया जाएगा और आपको गर्व दिलाया जाएगा कि आपका शोषण तो इतनी अच्छी बात है। आपसे 50 रुपए लेके अगर आपको 40 रुपए की छूट दे दी, आप उसको शोषण नहीं मानते। पेट्रोल पर 5 रुपए बढ़ाए जाते हैं और 30 में से कम किए जाते हैं, तो क्या है? शोषण। क्या तुमको कभी दिखाई दिया? पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, दो दिन के लिए हल्ला होता है, लेकिन अगर 20 में से कम हो जाते हैं तो टीवी पे डिबेट 5 दिन चलती है और हमें लगता है यार कम तो कर दिए हैं और क्या लोगे। जिसे एक होटल के मालिक ने सीएम के पास एक बात भेजी कि ऐसा है कि फंडामेंटल राइट होता है भोजन का प्राप्त करवाना, और रोटी जो है, रोटी की कीमत हम इसमें 5 रुपए दे रहे हैं और हम इसको 7 रुपए करना चाहते हैं, आपका क्या विचार है? तो उसने कहा नहीं, ये तो बहुत गलत है, तुम 2 रुपए कैसे बढ़ा सकते हो? पब्लिक हल्ला कर देगी और कहेगी इन्होंने 2 रुपए बढ़ा दिए, 2 रुपए बढ़ा दिए। तुम एक काम करो, तुम 10 रुपए बढ़ाओ। बोले अरे ये क्या बात है? बोले तुम बढ़ाओ। अब होटल के मालिक ने 5 रुपए की रोटी 15 रुपए की कर दी, हल्ला हो गया, चक्का जाम हो गया, ट्रेनें घूम दी गई। यार ये तो मतलब मुंह में मारने बराबर सरकार क्या कर रही है। अब सरकार के दाम का समय आया, बोला ऐसा किया है होटल मालिक ने, अभी रुको, जाओ 5 रुपए कम करने में। 10 रुपए बढ़ाए थे, अब 5 रुपए क्या कर दिए? मुख्यमंत्री जी की जय हो। ये तो होगा, मुख्यमंत्री जी की जय भी होगी और इलेक्शन भी आने वाला था। पब्लिक वो चीज देखती है, उसको दिखाई देती है। पेट्रोल के दाम बढ़ने के बावजूद भी, जीएसटी लगने के बावजूद भी दोबारा से बीजेपी आ गई सरकार में। उनको मतलब था कि किसान के खाते में 6,000 रुपए प्रति साल का आ गया, जो दिखाई देता है। हर त्योहार पे एक सिलेंडर मुफ्त मिल जाता है, महीने में 2 बार राशन मिल जाता है, ये दिखाई देता है पब्लिक को। अगर कोई पब्लिसिटी करना सीखे तो मोदी जी से सीखे, गजब की पब्लिसिटी करते हैं। खाल खींच के निकाल देंगे, ऊपर से पतली सी खाल की सर्जरी कर देंगे और तुमको लगेगा यार क्या बात है, फिर भी इलाज करवा दिया। कन्नौज में प्रशासनिक व्यवस्था क्या बोला, पूरी हो गई, सिंहासन रोड हुआ ना, हो गया। कन्नौज में प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने के लिए हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज स्थानांतरित कर ली। राजश्री को बचाने वाला पॉइंट लिया हमने, अभी नहीं। ठीक, अगले पॉइंट लिखो, कन्नौज स्थानांतरित कर ली। ठीक है। गृह वर्मा की मृत्यु के पश्चात राजश्री ने आत्महत्या करने की कोशिश की। किंतु एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर की सहायता से उसको बचा लिया गया।
एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर की सहायता से उसको बचा लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, हर्षवर्धन एक राजकवि एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। राजकवि एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके राज्य में बाणभट्ट नामक लेखक निवास करते थे। बाणभट्ट नामक लेखक निवास करते थे जिन्होंने हर्षचरित की रचना की। ये वाला क्वेश्चन बच्चे अक्सर कर करके आते हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है हर्षचरित के रचयिता कौन है, और ऑप्शन में हर्ष भी लिखा होता है, तो कौन लगा के आते हैं? लेकिन कौन है इसके? ऐसा माना जाता है कि आगे लिखो, ऐसा माना जाता है कि हर्ष के राज्य में 1,00,000 पैदल सिपाही, हर्ष के राज्य में 1,00,000 पैदल सिपाही तथा 60,000 हाथी, 1,00,000 पैदल सिपाही तथा 60,000 हाथियों से सुसज्जित सेना थी। हाथियों से सुसज्जित सेना थी। हाथियों से 1,00,000 सिपाही तथा 60,000 हाथियों से सुसज्जित सेना थी, किंतु ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है, किंतु ऐसा अतिशयोक्ति पूर्ण लगता है, क्योंकि एक विशाल मौर्य साम्राज्य में भी 9,000 हाथियों की सेना थी। एक विशाल साम्राज्य में भी 9,000 हाथियों की सेना थी। ये पॉइंट इसलिए दिखाया गया है क्योंकि अगर कहीं ऐसा पॉइंट आता है तो आपको उस पॉइंट को काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ तर्क चाहिए होता है। अब हर्ष का इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था, हालांकि अगर हम बात करें पूर्व में गंजाम से लेकर के इधर बल्लभी तक और विंध्य से लेकर के कश्मीर के निचले हिस्से तक, कश्मीर में नहीं, कभी भी अगर पॉइंट आता कि हर्ष का शासन कश्मीर में ही अवस्थित था तो उत्तर गलत है। करनाल से लेकर विंध्य तक, गंजाम से लेकर के बल्लभी तक इतना साम्राज्य था। और 60,000 हाथी बता रहे, 60,000 हाथियों के लिए खाने की व्यवस्था कितनी करनी पड़ेगी? कहते हैं हाथी पाल लो लेकिन खिला नहीं पाओगे। ये सेम बात उन पे आती है कि जो लोग शहर में बड़ी सी गाड़ी मांग लेते हैं लेकिन पेट्रोल डालते हैं यूनिट का आधा कट्टा यूं ले घर से, अब वो भी रास्ते में रहती है बंद, फिर वो खींचते हैं और कहते हैं कि चौक काम नहीं कर रही है क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। तो यही हाल था, 60,000 हाथियों का होना एक मेरे ख्याल से ये ठीक बात नहीं है, लेकिन मानते हैं कैसे कुछ विवरण जो है हेल साम ने छोड़े हैं, क्योंकि हेल साम हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कहां से आया था? चीन से, है ना? कहां से आया? चीन से आया था हेल साम। उसका नाम इसको क्या, उसका नाम था हेल साम, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे?
अंग्रेजी से विश्वास तो मेरा बहुत पहले सुन चुका है, ये हुआन सबकी बात है, ठीक है। अंग्रेजी पढ़े तो उसका आएगा युवान किसान, लेकिन टी साइलेंट है। सुनामी तो ऐसी सुनामी है, की सुनामी सुनामी में भी यही आता है जापानी शब्द में, ठीक है। क्या लिखा आपने? हाथियों की सेना, ठीक है। इसके आगे लिखो हर्षवर्धन ने, ये टाइम अभी टाइम नहीं, एक मिनट हो गया। हर्षवर्धन ने नागानंद प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन ने नागानंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली की रचना की, एवं रत्नावली की रचना की। कुछ विद्वान इसे उसके राजकवि धावक की रचना मानते हैं, राजकवि धावक की रचना मानते हैं। इसके दरबार में ये बात तो वैसे हो गई है, बाणभट्ट वाली बात हो गई ना, बाणभट्ट की बात कर ली ना। फिर भी लिखो इसके दरबार में सूर्य शतक के रचयिता, सूर्य शतक के रचयिता मयूर निवास करते हैं, सूर्य शतक के रचयिता मयूर निवास करते हैं। हर्ष की कोई संतान ना होने के कारण, हर्ष की कोई संतान ना होने के कारण पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। कोई संतान ना होने के कारण पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। पुष्यभूति नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा तो अपने आप लिख लो कि मानव पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। यानी हर्ष के पश्चात में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं रह गई जो भारत को एक केंद्रीयकृत शासन में मिला सके। और फिर उसके बाद में देखो राजपूत वंश पढ़ेंगे, पाल वंश पढ़ेंगे, एक आएगा त्रिपक्षीय संघर्ष जिसमें राष्ट्रकूट आएंगे और अपने राजपूत आएंगे कुछ, ये सब मिलकर संघर्ष करेंगे। फिर हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे चौहान वंश। राजपूतों में कौन सा वंश आया मुख्य रूप से? चौहान वंश आया। और चौहान वंश से आया का नाम पता हो किसी को बताओ कौन है? अब ये फिल्म भी तो बनी थी किरा चौहान, फिल्म थी कॉमेडी थी, कॉमेडी थी, खैर कोई नहीं। अब इसके आगे बात करेंगे हम लोग कल, ठीक है। और आपको सुबह टाइम से आया करो, आप लोग सुबह टाइम से आएंगे तो मैं यहाँ पर लेट नहीं होऊंगा क्लास में, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया था, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखें। और